Okay, now we are starting with the chapter of investment accounting. Investment accounting is also known as a personal investment. क्या बोला जाता है इसी को? And here your chapter name is a what? Investment accounting. Now what is the investment accounting and what is a personal investment? सबसे पहले investment मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? What is the meaning of investment? बोलो. Investment क्या करते हो? हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट कब करते हैं आप लोग? या तो इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट? इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हेन यू आर हैविंग अ सरप्लस फंड. अगर हमारे पास एक्सेस कैश है, एक्सेस फंड है, तो इस फंड को हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं. और इन्वेस्ट करने का मेन पर्पज होता है, एक तो फंड्स अवेलेबल है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वी आर गेटिंग अ रिटर्न ऑन दैट, तो उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट. क्लियर हो रहा है? तो जैसे कि कोई भी पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट करता है, उसी तरह से जितनी भी कंपनीज है ना, वो भी अपना फंड्स कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है. उसके अलग अलग रीजन है. सबसे मेन रीजन है वी आर गेटिंग अ रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट. क्लियर हो रहा है? ओके, तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया. इन्वेस्टमेंट मीन्स इफ एनी पर्सन और इफ एनी कंपनी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ सरप्लस कैश, हैविंग अ सरप्लस फंड, सरप्लस कैश अवेलेबल है, एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल है, तो उस फंड को आइडियली हम लोग बिजनेस में नहीं रखते, उस फंड को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं. रीजन इज व्हाट? उसके दो अलग अलग रीजन है. एक तो आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर रिटर्न मिलेगा. सेकेंड थिंग, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसका वैल्यू भी अप्रिशिएट होगा. एक एग्जाम्पल ले लेते हो. समझ लो कि मेरे पास एक्स्ट्रा फंड है, मैंने सोचा ये इन्वेस्टमेंट में हाउस प्रॉपर्टी में करूँ, मतलब ये जो फंड्स अवेलेबल है, इससे मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज किया एंड ऑन दैट प्रॉपर्टी उसको मैंने रेंट पे दे दिया, तो वी आर गेटिंग अ रेंट ऑन दैट रिटर्न, दैट इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट क्या, तो मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है. सेकेंड थिंग, अगर ये प्रॉपर्टी को मैंने परचेज किया था 50 lakhs में, आफ्टर 2 year 50 लाख वैल्यू होगा क्या? इंक्रीज और डिक्रीज? नॉर्मली इंक्रीज. तो क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. मीन्स देयर मे बी द अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एज वेल एज वी आर गेटिंग अ रेगुलर रिटर्न फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट. ये इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट किया उसका भी वैल्यू बढ़ जाता है एंड एज वेल एज हम लोगों को क्या मिलेगा? उसके ऊपर रिटर्न भी मिलेगा. राइट? जैसे कि हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर परचेसिंग सम इक्विटी शेयर फ्रॉम एनी कंपनी. तो शेयर्स में इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट हो गया, तो रेगुलरली वी आर गेटिंग द डिविडेंड. क्या मिलने वाला है हम लोगों को? डिविडेंड मिलेगा. बट उसी के साथ अगर हम लोगों ने एक शेयर 50 रुपीज में परचेस किया, तो ये शेयर का वैल्यू मार्केट में धीरे धीरे बढ़ता है, तो 50 का अगर 80 हो गया, देन अगेन देयर इज अ अप्रिसिएशन इन द इन्वेस्टमेंट विच इज अ प्रॉफिटेबल टू द इन्वेस्टर एंड देयरफॉर दीज आर द रीजन फॉर द इन्वेस्टमेंट. क्लियर हो गया इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? ओके, अब देखो एक कॉमन कंसेप्ट है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आप कुछ पॉइंट्स के ऊपर सोचते हो. ब्लाइंडली जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हो क्या? पैसा है चलो जाके कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लो? नहीं. वी आर हैविंग अ 3 पॉइंट्स, फिर इनको सोच के फिर आप डिसीजन लेते हो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. पॉइंट नंबर 1 इज अ सिक्योरिटी, पॉइंट नंबर 2 इज अ लिक्विडिटी एंड पॉइंट नंबर 3 इज अ प्रॉफिटेबिलिटी. सिक्योरिटी मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले सोचा जाता है मैं जिस प्लान में इन्वेस्ट कर रही हूँ वो सेफ है कि नहीं है. राइट? इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें जाके इन्वेस्ट करते हो. क्लियर हो रहा है? तो फर्स्ट पॉइंट, बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट वी हैव टू थिंक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट सिक्योरिटी. हम लोगों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा कितना सेफ है? आज इन्वेस्ट करें, 5 year के बाद निकालेंगे, आफ्टर 5 year इज इट गेटिंग और नॉट, ये मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, कि कंपनी डूब जाएगा? ये सब सोच के हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. रैंडमली कोई भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के प्लान लेके आता है तो उसमें इन्वेस्ट करते हो क्या? नहीं. एक ऐसी कंपनी जो ऑथोराइज्ड है, जो मार्केट में अच्छी तरह से रेप्यूटेड है, काम कर रही है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, उसके इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, डिबेंचर में. और वी कैन से दैट अगर आपको और ही सेफ्टी चाहिए तो आप बैंक के डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं. एफडी होता है कि नहीं, फिर आरडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, तो इस तरह से आप इन्वेस्ट करते हो. तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले वी आर थिंकिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. पॉइंट नंबर समझ में आया? पॉइंट नंबर 2 इज लिक्विडिटी. देखो आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपके पास एक्सेस कैश है, समझ लो 5 लाख का. आपने सोचा बैंक में ऐसे ही पड़े रहने से अच्छा मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, तो 5 लाख इन्वेस्ट करने से पहले आपके माइंड में ये पॉइंट आता है कि आज तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, अगर समझो इमरजेंसी में मुझे इस फंड्स का जरूरत पड़ा, तो ये मैं कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या? या तो जो इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी किया है वो कैंसिल करके उसका पैसा रिकवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो? राइट श्रावणी, बराबर ना? तो इसको बोला जाता है लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मतलब कन्वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द कैश. जो इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा है वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझो हमने ऐसे पॉइंट पे इन्वेस्ट किया कि कुछ भी इमरजेंसी हो वो पैसा आप नहीं निकाल सकते, तो इन्वेस्टमेंट कुछ काम का है क्या? नहीं. तो इन्वेस्टमेंट करते हो आप ये सोचते हो ठीक है आज इन्वेस्ट कर दिया, बट इमरजेंसी के सिचुएशन में ये फंड्स में रिकवर कर सकती हूँ, इसको कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती.
If it is easily possible, means we can say that we are our investment having a liquidity. हमारे इन्वेस्टमेंट को क्या है, लिक्विडिटी है. डन, क्लियर हो गया. लिक्विडिटी मीन्स व्हाट. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रॉफिटेबिलिटी. अब प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, सिंपल बात है, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में सोचते हो. इन्वेस्ट करें तो कितना रिटर्न मिल रहा है. ओके, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द हायर प्रॉफिट, हम लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क भी ज्यादा रहेगा. मोर रिस्क मोर रिटर्न्स, लेस रिस्क लेस रिटर्न्स. तो रिस्क फैक्टर कंसिडर करके आपको क्या मिलने वाला है, रिटर्न्स मिलने वाला है. अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे पैसा इन्वेस्ट हो जाए, थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा तो भी चलेगा, तो वी आर हैविंग अ नॉर्मल ऑप्शन, दैट इज एफडी. ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम लोग उसको, कि फिक्स डिपॉजिट में हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो पैसा आपका डूबने वाला नहीं है, उसमें रिस्क कम है, बट मिलने वाला रिटर्न भी क्या है, शॉर्ट है. हाँ ना. बट वही अगर हम लोगों के एक्सेस फंड्स को मैंने अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो शेयर मार्केट में क्या है, रिटर्न ज्यादा है और रिस्क भी क्या है, ज्यादा है. तो अगर आप रिस्क लेने के तैयार हो, तो इन दैट सिचुएशन वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा रिटर्न. तो रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज प्योरली डिपेंड अपॉन द रिस्क ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. क्लियर हो रहा है. तो इन 3 पॉइंट को स्टडीज करके हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कहाँ करना है, तो करना है तो कहाँ करना है. ये पॉइंट समझ में आया. ओके, अब इन्वेस्टमेंट का थोड़ा बेसिक थियोरेटिकल कांसेप्ट देखते हैं. इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टाइप्स है. ओके, तो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट को सोचूं, तो इसमें को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड किया. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, होल्डिंग. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, होल्डिंग. एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स. ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग में अगेन वी आर हैविंग ए 2 टाइप, दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, and last one is a second one is a short term investment. इसी को बोला जाता है करंट इन्वेस्टमेंट. क्या बोला जाता है इसको, करंट इन्वेस्टमेंट. सही है. और रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर अगेन वी आर हैविंग अ 2 टाइप्स, दैट इज फिक्स्ड रिटर्न एंड सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स. लिखा हुआ समझा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ऑब्वियसली इसमें से कौन से टाइप के ऊपर सम आते हैं वो भी क्लियरली बता दूंगी, बट पहले नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो. इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है. एक है ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग. होल्ड करना मतलब अपने पास रखना, दैट इज अ पीरियड. आज इन्वेस्टमेंट किया तो कितने तक दिन तक वो आपका इन्वेस्टमेंट है, उस बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कैटेगराइज होता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग. एंड सेकंड वन इज अ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रिटर्न्स. रिटर्न्स मतलब आपने इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न किस तरह से मिल रहा है, बराबर है, इसके बेसिस के ऊपर रिटर्न्स में आता है. अब थोड़ा होल्डिंग में देखो, वी आर हैविंग अ 2 टाइप इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज वेल एज व्हाट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज अ व्हिच इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट. नाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मींस वी आर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर. नॉर्मली फॉर मोर देन व्हाट, 1 ईयर. मीन्स आपने जो फंड्स इन्वेस्ट किया है उसका पीरियड अगर 12 मंथ से ज्यादा है, तो दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज अ व्हिच इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. दैट इज मोर देन 1 ईयर. आज इन्वेस्ट कर दिया, 1 साल के बाद ही पैसा मिलने वाला है, वो कब भी मिल सकता है, आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर. बट दैट इन्वेस्टमेंट इज स्पेसिफिकली फॉर मोर देन 1 ईयर. दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज अ व्हिच इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. अच्छा, इन्वेस्टमेंट कहाँ शो होता है, बैलेंस शीट में. एसेट्स की लायबिलिटी एसेट्स में शो होता है, बराबर है. तो बैलेंस शीट के एसेट्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट लिखते हैं. एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है. सी एक्चुअली वी आर हैविंग 2 प्राइजेस, कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस. कौन से 2 प्राइजेस है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस. समझो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, इसको मैंने परचेस किया 1 लाख में, तो दैट इज माई कॉस्ट प्राइस. परचेस कितने में किया, आज के रेट में 1 लाख में, उसको क्या बोलूंगी, कॉस्ट प्राइस. समझो ये मेरे इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर मैंने 1 लाख के परचेस किए आज के डेट में, वो मेरा कॉस्ट प्राइस है. जिस प्राइस में आपने इन्वेस्टमेंट किया दैट इज अ कॉस्ट प्राइस. फिर आफ्टर 6 मंथ्स इन्हीं शेयर्स का मार्केट का प्राइस 1,50,000 है, तो उसको क्या बोला जाता है, मार्केट प्राइस. समझ में आया. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में शो होता है एंड इट इज ऑलवेज शो एट अ कॉस्ट प्राइस. कौन से प्राइस में शो किया जाता है, कॉस्ट प्राइस. समझ में आया, राइट. ओके, सेकंड इन्वेस्टमेंट आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. दैट इज द इन्वेस्टमेंट इज मेड नॉर्मली फॉर लेस देन 1 ईयर. दैट इज नॉर्मली फॉर लेस देन 12 मंथ. जो इन्वेस्टमेंट 12 मंथ तक या तो उससे कम पीरियड के लिए किया जाता है. इन्वेस्टमेंट क्या है, फंड्स ओनली 7 मंथ के लिए, ओनली 9 मंथ के लिए, ओनली 10 मंथ के लिए. तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 ईयर या तो उससे कम पीरियड के लिए होल्ड हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट था, तो उसको क्या बोला जाता है, short term investment. And which investment, current investment. Again this is recorded in the where, balance sheet.
एसेट साइड, क्लियर हो रहा है, बट इट इज रिकॉर्डेड एट अ मार्केट प्राइस, विच प्राइस, मार्केट प्राइस, क्लियर हो गया। इसके लिए बस आप इतना ही याद रखो, बराबर ना, क्या था, लॉन्ग टर्म इज इन्वेस्टमेंट इज फॉर मोर देन 1 year एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन 1 year, दैट इज लेस देन 12 month। इसको रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड में कॉस्ट प्राइस में, इसको रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड में मार्केट प्राइस में। यस, क्लियर हुआ। एंड समटाइम कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर ऑल्सो, ऑलवेज नॉट अ मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज व्हाट, लोअर, ये भी हो सकता है। देन समझा, ओके अब इसको थोड़ा छोड़ दो। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे ना इसी कैटेगरी में आएंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पोर्शन के ऊपर डिपेंड है। ओके, क्या है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब क्या, हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मिलने वाला रिटर्न। ओके, जब आपको रिटर्न मिलेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंजिंग। आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी आपको पता है कि आपको इतना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एफडी में पैसे रखते हो तो पता है 6% का रेट है, तो ईच एंड एवरी ईयर वी आर गेटिंग ओनली 6%, चेंज हो रहा है क्या, ये नहीं, तो दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज अ फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट। Investment kya, and you are getting a same rate of return for each and every time because of any situation, because of any factor, this rate of return is not going to be changed, this return is known as a fixed return। क्लियर हो रहा है, इस टाइप के सम्स आएंगे और एज वेल एज दिस टाइप के सम। अभी इसका एग्जांपल्स देखते हैं। नॉर्मली इसमें आते हैं डिबेंचर, व्हाट, जो मैं बता रही हूँ ये सब में यूज होने वाला है। इसमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, पहला वाला डिबेंचर, आपने ऑब्जर्व किया होगा डिबेंचर के सामने उसका परसेंटेज होता है एंड दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझो यहाँ लिखा है 10% डिबेंचर, इट मीन्स हम लोग अगर 10% डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी है अपोजिट में, वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, 10% डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया, इसका मतलब इन फ्यूचर आपको मिलने वाला जो रिटर्न है, इंटरेस्ट का रिटर्न है, वो कितना परसेंट रहेगा, 10% रहेगा, हाँ या ना, एनी डाउट इन दिस। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, ये पॉइंट समझ में आया, ऊपर बैठ, ये पॉइंट समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब क्या, अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद जो डिविडेंड मिलेगा, रिमेंबर इट वेरी वेल, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, राइट, बट प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। जो भी डिविडेंड मिलेगा उसका रेट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, दैट इज अ 12%। नाउ इट इज नॉट कंपल्सरी कि 12 होना चाहिए, 15, 10 कितना भी हो सकता है, बट वंस इट इज इन्वेस्टेड ईच एंड एवरी ईयर वी आर गेटिंग अ सेम रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हो रहा है, समझा कि नहीं, 15% हो सकता है, 10% हो सकता है, 12% हो सकता है, 8, 9, 10, एनी परसेंटेज विल बी देयर, बट इट इज अ फिक्स्ड। आप इन्वेस्ट करो तभी आपको पता है मिलने वाला रिटर्न इस रेट से मिलने वाला है। क्लियर हो गया। और आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्या आता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओनली बॉन्ड्स, देन सिक्योरिटीज, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कम्स अंडर द फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। आई होप नो डाउट इन दिस। ये क्या लॉजिक याद रखोगे, इसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट है तो डिविडेंड इज अ फिक्स्ड और वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ईच एंड एवरी ईयर वी आर गेटिंग अ सेम रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आया। सेकेंड पॉइंट, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, इट मीन्स आपने इन्वेस्ट किया नो प्रॉब्लम, बट उसके ऊपर मिलने वाला रिटर्न जो है वो ईच एंड एवरी ईयर चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, एंड इट इज डिपेंड अपॉन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी में जितना ज्यादा प्रॉफिट रहेगा ना, इन दैट सिचुएशन वी आर गिविंग द एक्स्ट्रा रिटर्न, एंड कंपनी में अगर प्रॉफिट्स कम है तो हम लोगों को कम रिटर्न मिलेगा, एंड सम टाइम अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो इन दैट सिचुएशन वी आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न, ये भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है। तो fluctuating return means that we are getting a return at a fluctuating rate which is completely depend upon the company's profitability, and in this we are having only one type of investment, that is equity share capital। सही है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल बिजनेस के ओनर होते हैं, कंपनी में जितना प्रॉफिट होगा उतना उनको डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ तो समटाइम डिविडेंड नहीं मिलेगा। एनी डाउट इन दिस, समझा अच्छी तरह से, ओके ये पूरा टेबल अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अभी हम लोग जो सम करेंगे वो ए टाइप और ये टाइप का रहेगा। पहले हम लोग देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो आज हम लोग सीखेंगे, जो थ्योरी में सिखा रही हूँ, बाद में इसका थियोरेटिकल कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, बट कैटेगरी क्लियर हो गया, वेरी गुड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ परचेज। क्या बताया मैंने, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंपल है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके प्राइस को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ व्हाट। एक सिंपल एग्जांपल बता दी तो और क्लियर हो जाएगा। अगर समझ लो हम लोगों ने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया, एक घर परचेस किया, उसका कॉस्ट है टोटल 50 लाख। कितना कॉस्ट है उसका, हाउस प्रॉपर्टी जो परचेस किया वो एक ब्रोकर से लिया तो उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा,
वो ब्रोकरेज हम लोग पेड कर रहे हैं 1 लाख का, समझ लो। उसके साथ हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर और क्या पेड करते हो, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पेड करना पड़ता है ना, वो समझ लो है 4 लाख का। कितने का है वो सब कुछ, 4 लाख का। और अगर आपको किसी ने पूछा कि हाउस प्रॉपर्टी आपने कितने में परचेज किया, तो आप क्या प्राइस बताओगे, क्या लगता है आपको, क्या प्राइस बताओगे बोलो। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लो हम लोगों ने कंप्यूटर परचेस किया, बट कंप्यूटर परचेस कर तो डायरेक्टली रेडी नहीं ला रहे, असेंबल पार्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। और उसको असेंबल करे, छोटे छोटे हार्ड डिस्क लाया, लैपटॉप का वो स्क्रीन लाया, राइट ना। तो जो जो छोटे छोटे पार्ट्स लाए, उस पार्ट्स का जो कॉस्ट है 30,000। फिर इन पार्ट्स को असेंबल करके कंप्यूटर बनाने के लिए हम लोगों ने उसका जो इंजीनियर होता है कि नहीं, कंप्यूटर इंजीनियर, उसको चार्जेस दे दिया 5,000। कितना चार्जेस दे दिया, 5,000। उसी के साथ उसमें सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर का भी कुछ कॉस्ट होता है। तो उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसको इंस्टॉल करने के लिए उस इंजीनियर ने ले लिया 2,000। अगर आपका फ्रेंड आपको बोलता है आपने टोटल पीसी कितने में परचेस किया, तो आप क्या कॉस्ट बताते हो, क्या करते हो, सबका टोटल करते हो कि नहीं, कितना हो रहा है टोटल, राइट है। मतलब आपने क्या किया, जो प्रोडक्ट है या तो जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी एसेट्स है, उसको परचेस करने से लेके फाइनल परचेस करने तक का सबका एक्सपेंसेस ऐड करके टोटल बताया। नाउ वी कैन से दैट कंप्यूटर इज परचेस फॉर 37,000 इन एंड ऑल। सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी का कॉस्ट 50 लाख था, ब्रोकरेज पेड किया 1 लाख, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन दिया 4 लाख, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 55 लाख। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, 55 लाख। तो इन शॉर्ट, परचेस के टाइम पे कोई भी एक्सपेंसेस जनरेट हो रहा है, तो वो एक्सपेंसेस आपको क्या करने हैं, ऐड। समझ में आया, क्लियर है। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट परचेस करने के लिए खर्चा हो रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एड इन योर इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया, समझा कि नहीं समझा। ये था परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड वाला पॉइंट देखते हैं, सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हो, तब प्राइस क्या हो सकती है। हम लोगों ने एक हाउस प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया, और वो सोल्ड कर दिया समझ लो 35 लाख में। कितने में सोल्ड किया, 35। बट सेल हो परचेस हो, वी हैव टू पे द कमीशन एंड ब्रोकरेज। हम लोगों ने ब्रोकर को पेड किया 1 लाख। सोचो 35 लाख का प्रॉपर्टी हम लोग सेल कर रहे हैं, बट बीच में ब्रोकरेज कितने का है, 1 लाख का। आपको कितना मिलेगा, 35 लाख का प्रॉपर्टी बेचा किसी को, बट उसमें से ब्रोकरेज का 1 लाख का। तो व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट वी आर गेटिंग टू बी रिसीव्ड, 34 लाख। यस और नो। तो आपको कितना मिलने वाला है, 34 लाख मिलेगा। तो एट द टाइम ऑफ सेल अगर कोई एक्सपेंसेस है तो वो माइनस होते हैं। पॉइंट समझ में आया, बस 2 ही सेंटेंसेस है। व्हाट, परचेस किया, परचेस के टाइम के एक्सपेंसेस क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेल एक्सपेंसेस क्या होता है, माइनस। इनफ, क्लियर है, ओके। अभी और एक पॉइंट, अगर आप सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। यस और नो। हम लोग ये क्या कर रहे हैं, देखो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका मेन पर्पज ही होता है रिटर्न अर्न करना है, हाँ या ना। तो अगर आपने परचेस किया, बाद में उसको सोल्ड किया, तो देखोगे ना उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो एट द टाइम ऑफ सेल वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल। सेल के ऊपर का क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट या तो लॉस। तो सिंपल फॉर्मूला इज व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस व्हाट, कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला क्लियर हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मतलब ये वाला प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब परचेस प्राइस, दोनों को माइनस करो एंड वी आर गेटिंग अ व्हाट, रिटर्न्स, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। पॉजिटिव आंसर आया तो प्रॉफिट एंड नेगेटिव आया तो व्हाट, लॉस। आई होप नो डाउट इन दिस। बस डिफरेंस इज व्हाट, ये जो आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो ना, इस कॉस्ट के लिए वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड्स। क्या बोला मैंने, कॉस्ट कंसिडर करने के लिए अलग अलग मेथड्स है। मतलब फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड एंड नॉर्मली पर्टिकुलर मेथड। क्लियर हो गया, मैं बता देती हूँ, ओके। कंपलसरी अगर हम लोगों ने हमारा इन्वेस्टमेंट सेल किया, तो आफ्टर द इन्वेस्टमेंट वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। इट्स अ कंपलसरी, बोलने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको दिया नहीं रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। जब भी हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो आपको क्या फाइंड आउट करने का है, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस व्हाट, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मींस व्हाट, इन्वेस्टमेंट को जिस प्राइस में आपने सेल किया, दैट प्राइस इज नोन एज व्हिच प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ आता है। अभी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस मींस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट प्राइस मींस व्हाट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, ये कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 अलग अलग मेथड्स हैं, इनमें से कोई भी एक यूज होता है। ओके, कौन सा यूज होता है, इफ एनीथिंग इज नॉट गिवन अबाउट द मेथड, 99.99% यूज होता है ये वाला। कौन सा मेथड,
वेटेड एवरेज मेथड, कुछ नहीं बोला है तो कौन सा मेथड यूज होता है, वेटेड एवरेज मेथड। बट अगर हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है फॉर द फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस यूज द फीफो मेथड और पर्टिकुलर मेथड, तो आप ये यूज करेंगे। कुछ नहीं बोला है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, वेटेड एवरेज मेथड। क्लियर हो रहा है, तीन मेथड समझ में आया। फर्स्ट मेथड इज अ विच वन, फीफो मेथड, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड मेथड इज अ विच वन, that is a weighted average method, yes or no? And third one is a which method, particular method. If specific information is given about the method, then follow that method. फीफो दिया है, पर्टिकुलर दिया है, तो वो मेथड फॉलो करो। एंड एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, देन बाय डिफॉल्ट विच मेथड इज देयर, दैट मेथड इज। किसके लिए, टू फाइंड आउट व्हाट, कॉस्ट, क्योंकि सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट की लॉस। क्लियर हो गया, ओके। तो इस मेथड्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, एग्जांपल समझ लो। पहले हम लोग देखेंगे फीफो मेथड। इन अ फीफो मेथड जस्ट एज्यूम दैट वी आर परचेज द इन्वेस्टमेंट एंड वी सेल द इन्वेस्टमेंट, राइट। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, समझो वो शेयर्स है, एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोगों ने हमारा फर्स्ट परचेज किया 1 जैन को, 5000 नंबर ऑफ शेयर एट द प्राइस ऑफ 10, तो टोटल कॉस्ट इज हाउ मच, 50,000। ये शेयर आपने कितने में परचेज किए, 50,000। सेकंड इज अ 3000 नंबर ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ व्हाट, 12, तो कितने में परचेज किया, 36,000। यस और नो। नेक्स्ट इज व्हाट, 2000 शेयर एट द रेट ऑफ व्हाट, 15, मतलब कितना हो गया टोटल, 30,000। ओके, लाइंस में देखो, जैन, फरवरी, मार्च। ओके, अभी हम लोग 15 मार्च को 6000 शेयर सोल्ड कर रहे हैं। कितने में सोल्ड कर रहे हैं, 20। यहाँ तक क्लियर है। सेल के बाद क्या फाइंड आउट करने का है, प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट इज व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ ध्यान दो, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, जितने में सेल किया वो सेलिंग प्राइस। 6000 नंबर ऑफ शेयर्स आर सोल्ड एट अ 20, मीन सेलिंग प्राइस इज हाउ मच, बोलो। सही है। अब मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस एंड दे से दैट फॉलो फीफो मेथड। कौन सा मेथड फॉलो करने के लिए बोला है, फीफो। फीफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अभी हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, आप जो 6000 शेयर सोल्ड कर रहे हैं उसमें फीफो मेथड है, मतलब जो पहले परचेस किया वही पहले सेल करेंगे। ओके, अब ध्यान देना प्लीज। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर आर गोइंग टू बी सोल्ड। ओके, इसमें से फर्स्ट कितना परचेस किया था, मतलब 5000 परचेस पहले किया था, हाँ या ना। उसका कॉस्ट कितना है, 10 है, तो कॉस्ट कितना बन गया, बोलो, 50,000। नाउ रिमेनिंग शेयर्स इज हाउ मच, 1000। वो नेक्स्ट कैटेगरी में से आएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी में कितना है, 12 है, राइट। कितने टोटल शेयर आप सेल कर रहे हो, 6000। 6000 सेल करने के लिए पहला 5000 शेयर फर्स्ट लॉट में से लिया, और 1000 शेयर सेल करना है ना, वो 1000 आप नेक्स्ट लॉट में से लेंगे। 5000 शेयर का कॉस्ट कितना था, 10, तो टोटल कॉस्ट कितना बन गया, 50,000। तो ये 1000 शेयर आप इस लॉट में से लेंगे, 3000 में से 1000 सेल करेंगे। ओके, उसका कॉस्ट कितना है, 12 है, तो 1000 इंटू 12 कितना बन जाता है, बोलो, 12,000। मतलब इन दोनों का टोटल कॉस्ट कितना होता है, 62,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इज 1,20,000 एंड कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच, 62,000। समझ में आया फीफो मेथड में क्या किया। तो फीफो मेथड सजेस्ट दैट जो पहले परचेस किया उसी को पहले सेल करेंगे। इफ वी कैन से दैट कि अगर हम लोग 6000 शेयर परचेस कर रहे हैं तो कौन से शेयर परचेस कर रहे हो, लाइन में स्टार्टिंग से, तो पहले ये 5000 और यहाँ के 1000, इस 5000 का कॉस्ट कंसिडर किया और इनके लिए 1000 का 12 रुपीज का कॉस्ट कंसिडर किया फॉर पर शेयर, और ये टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 62,000। समझ में आया, एनी डाउट इन दिस, श्योर। तो प्रॉफिट कितना होने वाला है, देखा जाए तो 58,000। अब चेक करो, 62,000 का कॉस्ट था, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है 1,20,000, दोनों का डिफरेंस है प्रॉफिट। देन क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं पर्टिकुलर मेथड। सेम क्या है, सिचुएशन सेम है, मीन सेम कॉपी किया, कुछ भी अलग नहीं है। फर्स्ट जैन को परचेस किया 5000 शेयर, सेकंड फेब को परचेस किया, थर्ड मार्च को परचेस किया एंड 16th मार्च को सेल किया। कितना शेयर सेल किया, 3000 शेयर सेल किया, कितने में, 20 में। ओके, अब जैसे ही सेल होता है आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस, सेलिंग प्राइस माइनस विच प्राइस, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब सेल के टाइम का प्राइस, 3000 एट द रेट ऑफ 20 कितना आता है, 60,000 में सेल किया, हाँ या ना। अब जो सेल किया उसका कॉस्ट चाहिए, तो जरा इंफॉर्मेशन को देखो। ऑन द 16th मार्च 2000 जो भी है उसमें हम लोग सेल कर रहे हैं 3000 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 विच इज परचेस ऑन 3rd मार्च। जो मैंने परचेस किया था 3rd मार्च को उसको सेल कर दिया, तो पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन इज गिवन, हाँ या ना। आप कौन से शेयर परचेस कर रहे हैं, मतलब कौन से शेयर सेल कर रहे हो, वो उन्होंने क्लियरली बोला है। जो शेयर हम लोग ने 3rd मार्च को परचेस किया था वही अभी सेल कर रहे हो, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर मेथड, राइट। तो 3rd मार्च के टाइम पे कॉस्ट कितना था, देखो 3rd मार्च ही लिखा है ना मैंने, थर्ड नहीं, इसको कर दो 2nd फेब, कितना लिखेंगे, हाँ
तो क्लियरली व्हाट दे से दैट सेकेंड फेब को जो परचेस किया था वही वही सेल किया। तो सेकेंड फेब में कितना शेयर है देखो 3000, उसका कॉस्ट कितना है 12, दोनों का मिलके 36, तो कॉस्ट इज हाउ मच, सही है। तो आपको कितना मिलेगा प्रॉफिट, आई होप नो डाउट इन दिस। तो फीफो मेथड में हम लोगों ने कॉस्ट क्या सोचा, जो पहले आया था उसका कॉस्ट कंसिडर किया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कंपैरिजन में। पर्टिकुलर मेथड में उन्होंने क्लियरली बोला ये शेयर कहाँ से कब परचेस किए थे वही सोल्ड है, तो उसी का कॉस्ट ले लिया, ये क्लियर हो गया। ओके, नाउ लास्ट मेथड है जो पेपर में हमेशा होता है, ये मेथड कौन सा मेथड है ना, इसका क्वेश्चन सेम एज पर द फीफो, यही क्वेश्चन वहां पे यूज करें, ठीक है। तो इसमें ना एक टेबल बनाया जाता है आपको क्या निकालना है बोलो, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस माइनस व्हाट, कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन ये वाला कंसिडर करो, सेलिंग प्राइस मतलब सेल कितने में हो रहा है 1,20,000 में, तो सेलिंग प्राइस इज हाउ मच 1,20,000। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, कैसे निकालोगे, इसमें एक टेबल बनाया जाता है कंपलसरी, इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स नंबर ऑफ शेयर या तो नंबर ऑफ यूनिट एंड कॉस्ट, क्या लिखा मैंने कॉस्ट प्राइस दैट इज अ सीपी। ओके, सबसे पहले आपने कब परचेस किया, 1 जन को क्या किया था, परचेस किया था ना, डेट वाइज जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन में परचेस कितना नंबर ऑफ यूनिट 5000, टोटल 10 था, मतलब टोटल कितना हो गया 50,000। फिर नेक्स्ट डेट को और आपने क्या किया परचेस किया, चेक करो 3000 एट द रेट ऑफ 12 मतलब कितना 36,000 एंड ये 3000। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, जैसे ही परचेस करोगे हम लोग पहले टोटल करके रखेंगे, तो ऑलरेडी के 5 अभी के 3, टोटल परचेस नंबर ऑफ यूनिट 8000 और इस कॉस्ट का टोटल करो 86,000, ये हो गया बैलेंस। आफ्टर द विच डेट सेकेंड फेब के बाद आपके पास ये बैलेंस है, नंबर ऑफ शेयर 8000, इसका कॉस्ट कितना है 86,000, यस और नो। ओके, आफ्टर दैट 3 मार्च को और क्या हो रहा है बोलो, परचेस हो रहा है ना, तो परचेस वापस क्या होना चाहिए ऐड, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन ऐड परचेस, कितना शेयर्स 2000, जिसका कॉस्ट कितना था 50, तो कितने में परचेस किया 30,000, तो बैलेंस 8 + 2 व्हाट 10, और यहाँ पे 8 9 था 11, 1,16,000, यस और नो, समझा कि नहीं समझा। और इसको क्या बोला जाएगा बोलो बैलेंस। तो आफ्टर द 3rd मार्च वी आर हैविंग दिस बैलेंस, 3rd मार्च के बाद 15 मार्च को क्या कर रहे हो सेल, सेल क्या होता है प्लस की माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए लेस व्हाट सेल, बट सेल कितना कर रहे हो यूनिट बोलो 6000, तो 6000 तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, बट 1,20,000 इज अ सेलिंग प्राइस, इट इज नॉट अ कॉस्ट प्राइस, हाँ है ना, 6000 यूनिट सेल किया 20 में, तो 1,20,000 कौन सा प्राइस है सेलिंग प्राइस है, और यहाँ क्या लिखना चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो 1,20,000 आप यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि वो सेलिंग प्राइस है, और यही कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, कैसे सिंपल है, 10,000 के लिए 1,00,000 के लिए 16,000, तो 6,000 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1,16,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 10,000, कितना आता है बोलो 69,000 व्हाट 600, ये सेल होता है, माइनस करके बैलेंस मिलेगा, बट नाउ वी गॉट अ कॉस्ट मिल गया। तो वेटेड एवरेज मेथड में सेल्स के टाइम पे कॉस्ट निकालना है, तो ऐसे टेबल बना के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्लियर हो गया। तो कॉस्ट इज हाउ मच 69,000 व्हाट 600, करो बैलेंस 1,20,000 माइनस 69,000, 69,600 है, हाँ 50, मुझे लगा 54,000, 50,400, समझ में आया, एनी डाउट इन दिस, क्लियर है पक्का। तो तीनों मेथड समझा, आपके लिए आपको इंपॉर्टेंट है ये वाला मेथड, यही मेथड यूज होता है, कोई भी कैटेगरी का सम होने दो, कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए यही करना होगा, क्या किया जाएगा टेबल सेल्स के टाइम पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कॉस्ट, यही कॉस्ट यूज करके व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस, डन। Okay, now we are starting with the main concept of this investment accounting, that is the X price and com price। देखो इसको शॉर्ट में भी आपको 2 सेंटेंस में इसका मीनिंग बता सकती हूँ, बट मैं आपको इसको डिटेल्स में बता रही हूँ कि X प्राइस क्या होता है, कम प्राइस क्या होता है, इतना डिटेल्स में आपको सॉल्यूशन में यूज नहीं होगा, सॉल्यूशन में बस X प्राइस है, कम प्राइस है, बस इतना ही यूज होने वाला है, बराबर है, ठीक है। अब X प्राइस कम प्राइस देखने से पहले कुछ सिचुएशंस देख लेते हैं। नॉर्मली जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वी आर गेटिंग अ रिटर्न्स, यस और नो, और वो जो रिटर्न मिलता है ना उसका डेट डिसाइडेड होता है। ओके, समझ लो हमारा ईयर स्टार्टिंग है अप्रैल एंड ईयर एंडिंग है 31 मार्च, ईयर एंडिंग क्या है
31 मार्च। ओके, तो अगर 31 मार्च एंडिंग है तो ईयर स्टार्टिंग क्या रहेगा, 1 अप्रैल। तो हमारा ईयर क्या हो गया, 1 अप्रैल टू व्हाट, 31 मार्च। इस ईयर में हम लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर कंपनी देने का डेट्स, कंपनी इंटरेस्ट देने का डेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, एंड दैट इंटरेस्ट डेट्स आर 30 जून एंड 31 दिसंबर। मतलब each and every year in a whole year we are getting a returns on your investment, that is we are receiving the interest on the date of 30th June and on the date of 31st December, means in a year how many times, 2 times। इसका मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। सोचो ना, 31 दिसंबर तक मिला, 31 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, 6 मंथ का इंटरेस्ट कब मिलने वाला है, 30 जून। जून को इंटरेस्ट मिल गया, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 मंथ का इंटरेस्ट कब मिलेगा, 31 दिसंबर। सिचुएशन क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी आर हैविंग अ 2 डीलर्स। समझा? अभी हमारे पास कितने डीलर है, 2 डीलर है, डीलर एक्स एंड डीलर वाई, मतलब पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई। मिस्टर एक्स ने अपने पास के शेयर्स सेल किए मिस्टर वाई को, या तो डिबेंचर्स समझ लो, क्या किया, सेल किया। कितना नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 5000, और सेल कितने में किया, 12 में। एक डिबेंचर का नॉमिनल वैल्यू मैंने कितना लिखा है, 10। ये सिचुएशन है, ये जस्ट एग्जांपल है कि मिस्टर एक्स ने अपने पास के 5000 डिबेंचर सोल्ड किए मिस्टर वाई को एट द रेट ऑफ 12, दैट इज टोटल हाउ प्राइस इज हाउ मच, 60। तो मिस्टर एक्स को कितना मिलने वाला है, 60,000, एंड मिस्टर वाई कितना पे करेगा, 60,000। मिस्टर वाई के लिए ये परचेस प्राइस है, बट मिस्टर एक्स के लिए वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। नाउ डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डील इज डन ऑन द डेट ऑफ 1 अगस्त। ये डील कब हुआ, 1 अगस्त को हुआ, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है ना कि नॉर्मली हमारा ईयर कब शुरू हो रहा है, अप्रैल को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, ये मंथ लिखे मैंने, नथिंग एल्स। इसमें से आपको इंटरेस्ट कब मिल रहा है, 30 जून को, और कब मिल रहा है बोलो, 31 दिसंबर को। सही है, राइट? यहां तक समझा? तो जब आपको जून में इंटरेस्ट मिल चुका था, जून में इंटरेस्ट क्या हुआ था, मिल चुका था। देखो कंपनी ये नहीं सोचती कि बीच में डील हो रहा है, परचेस हो रहा है, सेलर, कंपनी ये नहीं सोचती। कंपनी क्या सोचती पता है, जिस दिन इंटरेस्ट मिलने वाला है तब ये मेरे डिबेंचर किसके पास है। जब इंटरेस्ट 30 जून को मिला तब ये डिबेंचर किसके पास थे, एक्स की बात सोच के बताना, एक्स के पास थे, क्योंकि डील कौन से डेट को हुआ, अगस्त में हुआ। इसको मैं बॉक्स कर रही हूँ, इस दिन मतलब 1 अगस्त को क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। तो 1 अगस्त से पहले ये इन्वेस्टमेंट किसके पास था, एक्स के पास, 1 अगस्त से पहले। बट 1 अगस्त के बाद ये इन्वेस्टमेंट किसके पास चला गया, वाई के पास, हाँ या ना। तो 30 जून को जब इंटरेस्ट मिला तो इन्वेस्टमेंट किसके पास था, एक्स के पास। तो इंटरेस्ट किसको मिला, एक्स को मिला 6 मंथ्स का, हाँ या ना। तो वी कैन से दैट interest on 30th June is what received to x, yes or no, है ना। तो अभी हम लोग उसके आगे का पीरियड देखते हैं। x को इंटरेस्ट मिला जून को, नेक्स्ट डेट कौन सा शुरू होता है, 1 जुलाई। देखो ना 30 जून को इंटरेस्ट मिला, तो नेक्स्ट डेट इज विच वन, 1 जुलाई, ठीक है ना। 1 जुलाई से लाके एंड क्या आता है बोलो, नेक्स्ट इंटरेस्ट कब मिलने वाला है, तो मैंने वो डेट लिख दिया, हाँ या ना। अभी इनके बीच में कंपेयर करो, 1 जुलाई से लेके कब तक, दिसंबर तक, राइट मतलब यहाँ ध्यान देना, अभी हम लोग मंथ लिखेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 30 जून को ऑलरेडी इंटरेस्ट मिल चुका है, किसको मिला, एक्स को मिला। अब इंटरेस्ट डायरेक्टली कब मिलेगा, 31 दिसंबर को, हाँ या ना। दिसंबर को जब इंटरेस्ट मिल रहा है तब इन्वेस्टमेंट किसके पास है, डिबेंचर किसके पास है, वाई के पास है। तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, मिस्टर वाई को मिलेगा, सीधा। कितने मंथ्स का मिलेगा पता है, 6 मंथ्स का। क्यों, कंपनी ये नहीं सोचती, कंपनी क्या सोचती है, जब मैं डिविडेंड या तो इंटरेस्ट डिक्लेयर कर रही हूँ तो इन्वेस्टमेंट किसके पास है। तो जब डिविडेंड दिया तो इन्वेस्टमेंट वाई के पास था, तो उसको 6 मंथ का इंटरेस्ट मिला। बट इफ यू ऑब्जर्व, इसमें ऑब्जर्व करो, सेल एंड परचेस कब हो रहा है, 1 अगस्त को। इन शॉर्ट 1 अगस्त के पहले का इंटरेस्ट है किसका, क्योंकि इसने तो सेल किया कब किया, 1 अगस्त के किया, तो 1 अगस्त से पहले किसका था, एक्स का था। एंड 1 अगस्त के बाद ये किसका बन गया, वाई का। जून तक तो इंटरेस्ट मिल चुका है, तो अभी बच में कौन सा मंथ बचा, ओनली जुलाई। तो इस 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो किसका है, एक्स का, है ना। बट इसके बाद का जो इंटरेस्ट है वो किसका है, बट वाई को तो एंड में कितने मंथ्स का मिला, 6, बट उसमें से सिर्फ 5 मंथ का किसका है, वाई का।
तो होता क्या है ना, ये जो 1 अगस्त है ना, उस डेट को एक्स को पता है, जब 31 दिसंबर आएगा तो उसको वाई को पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, ये एक्स को पता है। तो एक्स ने क्या, एक्स सेज दैट व्हाट, कि ये जो डील हो रहा है, कौन से डेट को डील हो रहा है, 1 अगस्त को। तो एक्स सेज दैट कि ये जो प्राइस है ना, ये तो प्राइस दे दो, ये तो डिबेंचर का, शेयर्स का, इन्वेस्टमेंट का प्राइस है, बट उसी के साथ एक्स सेज दैट, एक्स सेज टू द वाई कि मुझे इस मंथ का ना इंटरेस्ट भी दे, वो तो मेरा ही है ना, हाँ या ना, आपको तो बाद में मिलने वाला है। तो 1 अगस्त के टाइम पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का डील तो होता ही है, पर उसी के साथ ये जो 1 मंथ है, इसका इंटरेस्ट भी वाई पे करेगा, किसको, एक्स को। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं व्हाट, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ ओनली, क्योंकि ये 1 मंथ का ही किसका था, एक्स का था। तो वाई जब शेयर्स परचेस करेगा तो वो 60,000 तो पे करेगा, बट उसके साथ क्या पे करने का है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 5,000, नॉमिनल वैल्यू कितना है, 10, तो टोटल कितना हो गया, 50,000। तो 50,000 इंटू परसेंटेज रेट, परसेंटेज ऑफ रेट का इंटरेस्ट देखे रखा है क्या, नहीं है, समझ लो ये 10% है, समझ लो। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10% इंटू 1/12, ये 12% ले लो, कितना ले लो, समझा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलसे निकालो, 50,000 इंटू 12% इंटू 1/12, 500 आया, समझा। अब ध्यान दे रहा हूं, वाई ने क्या किया, वाई ने जब ये शेयर्स परचेस किए, डिबेंचर परचेस किए, तो वाई ने एक्स को कितना पैसा दे दिया, 60,000, बराबर है, और ऊपर से और 500 दे दिया इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट क्यों दिया, समझा। तो ये जो 60,000 है ना, दैट इज नोन एज अ एक्स प्राइस, इसको क्या बोला जाता है, एक्स प्राइस। तो 60,000 इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिया, और ऊपर से 500 दे दिया अलग से, इंटरेस्ट का पैसा अलग से दिया। तो इस दिस प्राइस इज नोन एज एक्स प्राइस, मींस इन अ एक्स प्राइस इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है क्या, नहीं है, तो इसको कौन सा प्राइस बोला जाता है, एक्स प्राइस। बट वही वाई सेज दैट 500 का इंटरेस्ट है ना, 60,000 में इंक्लूड कर दो, उतना ही ले लो, खत्म। तो अगर हमारे प्राइस में, कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑलरेडी का इंक्लूड है, तो उसको बोलते हैं कम प्राइस। तो विद इन अ सिंपल 2 सेंटेंस, एक्स प्राइस मींस इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड, एंड कम प्राइस मींस इंटरेस्ट इज व्हाट, इंक्लूडेड। बट कौन सा इंटरेस्ट, वो क्लियर हो गया, समझा अच्छी तरह से। तो आपको ये एग्जाम में डायरेक्टली कुछ कैलकुलेशन नहीं आया, आपको बस इतना याद रखना है कि एक्स प्राइस मींस इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट प्राइस, तो इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना है, बराबर है। एंड कम प्राइस मींस इंटरेस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द व्हाट, प्राइस, कॉस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, डन। समझ में आया व्हाट इज एक्स प्राइस, व्हाट इज अ कम प्राइस, गुड, ओके। In a investment accounting, normally in a question they say that prepare a ledger for the investment. इन्वेस्टमेंट लोग डिबेंचर में कर सकते हैं, शेयर्स में कर सकते हैं, इक्विटी शेयर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है। तो जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, दैट अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर। फॉर एग्जांपल आवर इन्वेस्टमेंट इज अ 6% डिबेंचर, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बदले में क्या लिखेंगे, 6% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर हो रहा है। तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर जस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन दिस टॉपिक। इस चैप्टर में आपको लेजर ही पूछा जाएगा, जर्नल एंट्रीज नॉर्मली पेपर में नहीं आता, ठीक है। तो लेजर का फॉर्मेट ये है, यू नो इट वेरी वेल, लेजर फॉर्मेट इज अ टी फॉर्मेट, डेबिट साइड एज वेल एज व्हाट, क्रेडिट साइड। तो दिस पार्ट योर डेबिट साइड में क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम इज अ डेट, सेकंड कॉलम इज अ व्हाट, पर्टिकुलर्स, यस और नो। नेक्स्ट इज अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, देन इंटरेस्ट जो भी आपको मिलेगा वो, एंड इसका क्या, प्राइस, दैट इज द अमाउंट। यहाँ तक समझ में आया। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, क्रेडिट साइड में क्या क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट, सेम कॉलम्स आ जाए। इन इतने कॉलम हम लोगों के कहाँ पे बनेंगे, पूरे के पूरे लेक्चर में, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले वी आर हैविंग अ ओपनिंग बैलेंस। इन्वेस्टमेंट इज अ व्हाट, एसेट्स और लाइबिलिटी, बोलो, एसेट्स। एंड ऑल एसेट्स हैविंग अ डेबिट बैलेंस, सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा डेबिट में, उसको लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज विच बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपके लिए लिखा है। तो नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट जो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन आएगा वो यहाँ आएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, तो क्लोजिंग बैलेंस व्हाट, क्रेडिट। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ होगा बाय बैलेंस व्हाट, कैरिड डाउन। क्या लिखा मैंने, कैरिड डाउन। और ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। अगेन अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे। तो यू ये क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया बताओ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में कौन सा बैलेंस आता है, ओपनिंग बैलेंस। तो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस आया तो इट इज रिकॉर्डेड टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, एंड इफ देयर इज अ क्लोजिंग बैलेंस इट इज रिकॉर्डेड टू द व्हाट, क्रेडिट साइड। क्लियर है, ओके। अब देखो परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सोचो
हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, परचेस करें तो इन्वेस्टमेंट कम्स इन, कैश इज व्हाट, गोज आउट। तो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश या तो बैंक। पोस्टिंग कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश है तो बैंक, दैट इज अ परचेस। समझा कि नहीं समझा? तो ये किसका एंट्री हो गया, परचेस का, राइट। जितना भी है एंट्रीज अमाउंट सब कुछ लिख दो। किसी को कोई डाउट है? ओके अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो सेकंड क्या हो सकता है, सेल। सेल करेंगे तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। तो एंट्री विल बी व्हाट, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। परचेस का एंट्री डेबिट में आया तो सेल्स का एंट्री कहाँ जाएगा, क्रेडिट। शॉर्ट में याद रख सकते हो। तो सेल्स का एंट्री यहाँ लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक एंड व्हाट अमाउंट होगा, और ये किसका एंट्री है, सेल का। याद हो गया। ओपनिंग कहाँ जाता है बोलो, डेबिट। क्लोजिंग कहाँ जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, परचेस किया तो डेबिट और सेल्स किया तो व्हाट, आई होप नो डाउट। ओके अब सेल करते तो क्या फाइंड आउट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो समझ लो हम लोगों को प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट होता है तो पीएनएल अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट की क्रेडिट। सोच के बता, मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या तो इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अप्लाई होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बराबर ना। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट आएगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, पीएनएल। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू पीएनएल। इसमें क्या आता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर डेबिट है तो लॉस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल, और इसमें क्या होगा, लॉस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो सिर्फ अमाउंट कॉलम में आता है, वो इंटरेस्ट में नहीं होता। ये भी पॉइंट समझ में आया, क्लियर है। तो देखो क्या क्या देखा, परचेस का एंट्री कहाँ आता है बोलो, डेबिट। सेल्स का एंट्री कहाँ आता है, क्रेडिट। सेल्स के ऊपर का प्रॉफिट हुआ तो डेबिट, सेल्स के ऊपर का लॉस हुआ तो क्रेडिट। एंड ड्यूरिंग द ईयर वी आर गेटिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय कैश है तो बैंक, जो भी इंटरेस्ट मिला वो सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम। डन। इसके सिवा यहाँ पे कोई एंट्रीज नहीं आती। मैंने जर्नल एंट्री ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि जर्नल एंट्री तो लिखना ही नहीं है आपको, एक्चुअल में क्या रिकॉर्ड करने का, ओनली लेजर। तो बस याद रखो, परचेस का एंट्री कहाँ पे, डेबिट में। सेल्स का एंट्री क्रेडिट में। सेल्स के ऊपर का प्रॉफिट डेबिट, सेल्स के ऊपर का लॉस क्रेडिट। डन। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट एंड क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। खत्म। इतना बस आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग सम करेंगे। क्लियर हो गया? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.